शुरू करते हैं हम लोग नागरिकता के इस चैप्टर के साथ। विगत के जो क्लासेस रही हैं उसमें हमने भाग 1 का अध्ययन किया है। भाग 2 जो भारतीय संविधान में नागरिकता के खंड से जुड़ा हुआ है उसका अध्ययन हम लोगों को इस सेक्शन में करना है। नागरिकता सबसे पहला चीज है कि नागरिकता है क्या, सिटीजनशिप कहते किसको हैं। तो राज्य और नागरिकों के बीच जो संबंध होता है उन संबंधों का एक कानूनी प्रारूप नागरिकता है। या अगर दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि राज्य और नागरिकों के बीच का कानूनी संबंध जो है वह नागरिकता से ही तय होता है। तो जो लीगल रिलेशन है बिटवीन स्टेट्स एंड सिटीजन आर कॉल्ड सिटीजनशिप। तो यह सिटीजनशिप की जरूरत क्यों पड़ती है, सिटीजनशिप कैसे दिया जाता है, क्या यह अस्थाई होता है, जिसको मिल जाता है वह छोड़ नहीं सकता है, या अगर कोई प्रारंभ में सिटीजन नहीं है तो क्या बाद में वह सिटीजन बन सकता है। इस तरह की कई सारी बातें इसमें चर्चा के अंतर्गत आएंगी। सबसे पहली बात कि भाई जो आधुनिक लोकतंत्रात्मक राज व्यवस्था है उस आधुनिक लोकतंत्रात्मक राज व्यवस्था का एक प्रमुख भाग, एक प्रमुख पार्ट जो है वह नागरिकता है। और नागरिकता इस राज व्यवस्था के अपरिहार्य सिद्धांत के रूप में, एक मूल सिद्धांत के रूप में जानी जाती है। जैसे आप देखिए कि जितने भी कोई आधुनिक राज्य हैं, जितने मॉडर्न स्टेट हैं जिसमें संप्रभुता के गुण पाए जाते हैं, उन सारे राज्यों में जो नागरिकता होती है यह एक प्रतीक के रूप में, यह एक ऐसे कहिए कि यह एक सिंबल के रूप में, एक इंडिकेटर के रूप में प्रयोग की जाती है। किस लिए कि व्यक्ति जो है उसकी राजनीतिक सदस्यता कैसी है ना। तो एक तरह से एक राज्य की राजनीतिक सदस्यता को अभिव्यक्त करने वाली, राजनीतिक सदस्यता को एक्सप्रेस करने वाली यह एक मीडियम है, यह एक माध्यम है नागरिकता। नागरिकता देखो, जो अगर अधिकारों के संबंध में आप बात करिएगा तो किसी भी आधुनिक राज्य में 2 तरह के नागरिक रहते हैं। एक तो उस राज्य के अपने निवासी होते हैं और दूसरा विदेशी होते हैं, है ना, जो फॉरेनर हैं। तो जो निवासी हैं, जो उस राज्य में रहते हैं, उन्हें वहां का नागरिक कहा जाता है और इन नागरिकों को ही वहां की नागरिकता प्राप्त होती है, वहां की नागरिकता मिलती है। लेकिन क्या विदेशियों को नागरिकता नहीं मिलती? तो विदेशियों को भी नागरिकता मिलती है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं। जैसे 2 प्रकार के विदेशी होते हैं। विदेशियों को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक शत्रु विदेशी और दूसरा मित्र विदेशी, है ना। तो शत्रु विदेशी और मित्र विदेशी का क्या मतलब है कि जिस देश का
ऐसे किसी देश के साथ संबंध है जो बेहतर संबंध है, सकारात्मक संबंध है, अच्छा संबंध है, सौहार्दपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंध है, तो वे कैसे विदेशी कहे जाते हैं? मित्र विदेशी। लेकिन अगर किसी के साथ उसका शत्रुतापूर्ण संबंध है तो वे शत्रु विदेशी कहे जाते हैं। अब यह राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह नागरिकता प्रदान करने में किस तरह का रवैया अपनाता है। शत्रु विदेशियों को या तो वह कंप्लीटली मना कर देता है या कुछ तमाम शर्तें आरोपित करके ऐसा कुछ नागरिकता प्रदान करता है। मित्र विदेशियों के साथ उसका क्या रवैया रहता है, ये सब राज्य पर निर्भर करता है और ये राज्य का अपना विशेषाधिकार है जिसके बदौलत राज्य अपना कार्य करता है, राज्य अपना भूमिका निभाता है। तो नागरिकता राज्य और नागरिकों के बीच संबंधों को निर्धारित करती है। यह तय करती है कि किस व्यक्ति को किस प्रकार के अधिकार मिलेंगे। नागरिकों को जैसे अधिकारों की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट के बारे में या मूल अधिकार के बारे में, है ना, या ऐसे कहिए कि मतदान देने की बात, या ऐसे कहिए कि कर देने की बात, है ना, जो ये सारी चीजें इसमें होती हैं, ये सारी चीजें नागरिकों को मिलती हैं, तो वे नागरिकों को इसीलिए प्रदान की जाती हैं ताकि नागरिक उस राज्य के अभिन्न अंग हैं। हाँ, विदेशियों को वो सारे अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अब भारत में चुनाव होता है तो क्या ऐसा थोड़ी है कि कोई अमेरिका का नागरिक आता है और भारत के चुनाव में वोटिंग कर देता है? ऐसा तो होता नहीं है। कोई पाकिस्तान का नागरिक आता है और आके भारत के चुनाव में वोटिंग कर देता है? ऐसा तो होता नहीं है। तो इसलिए वोटिंग करना उस राज्य के नागरिकों का अनन्य अधिकार है, उसे किसी भी परिस्थिति में विदेशियों को सौंपा नहीं जा सकता। हाँ, एक संदर्भ आप लोग सुनते होंगे भारत में कि भाई एनआरआई को वोटिंग का अधिकार दिया जाए। ये कई समयों से भारत में इस चीज का वार्ता चलता है और इस चीज को लेकर डिबेट्स मौजूद रहते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, एनआरआई एक अलग चीज है, उसको हम विदेशी के तौर पे नहीं लेते हैं, है ना। एनआरआई है, ओसीआई है, इसका अपना एक अलग कंसेप्ट है, एक अलग अवधारणा है, उसको भी हम लोग देखेंगे एक कंसेप्ट बना के। जब हम आपको एनआरसी और सीए कराएंगे उसी में थोड़ा सा उसको लेकर आएंगे कि वो क्या है और उसको कैसे हम लोग जानेंगे, पहचानेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि नागरिकता प्राप्ति के ये कुछ आवश्यक एलिमेंट हैं, कुछ आवश्यक पार्ट हैं जिसके वजह से नागरिकता किसी राज्य के लिए जरूरी हो जाता है। अब भारत जैसे राज्य में नागरिकता जो है वो एकहरी नागरिकता है, यानी केवल भारत में संघ सरकार को अधिकार है कि वह नागरिकता प्रदान करे, वह नागरिकता दे। भारत में राज्य सरकारें जो है वो नागरिकता प्रदान नहीं करती हैं, अर्थात भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। भारत ब्रिटेन की तरह एकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा पे कार्य करता है। इसके ठीक विपरीत अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप की अवधारणा है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो जो ये नागरिकता का कंसेप्ट है, जो ये नागरिकता की अवधारणा है, इसके बारे में थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लिखिएगा, नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज व्यवस्था के मूल अपरिहार्य सिद्धांत को कानूनी रूप प्रदान करता है, कानूनी रूप प्रदान करता है। वह इसका प्रतीक है,
वह इसका प्रतीक है कि व्यक्ति को राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है। राज्य के प्रति उसकी अस्थायी निष्ठा है। राज्य के प्रति उसकी अस्थायी निष्ठा है। और राज्य द्वारा इस बात की अधिकाधिक स्वीकृति है। और राज्य द्वारा इस बात की अधिकाधिक स्वीकृति है कि उसे राजनीतिक प्रणाली में शामिल कर लिया गया है। नागरिकता कतिपय दायित्व, अधिकार, कर्तव्य और विशेषाधिकार प्रदान करती है। सभी लोक पदों के द्वार उन नागरिकों के लिए खुले रहते हैं। मतदान करने के अधिकार तथा कतिपय मूल अधिकार, मतदान करने के अधिकार तथा कतिपय मूल अधिकार केवल नागरिकों को ही सुलभ होते हैं। कर अदा करने, राष्ट्र रक्षा करने के दायित्व भी इन नागरिकों के ऊपर होता है। इस प्रकार नागरिकता को व्यक्ति तथा राज्य के बीच कानूनी संबंध के रूप में देखा जा सकता है। कानूनी संबंध के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब ये नागरिकता की क्या व्यवस्था है भारतीय संविधान में, तो थोड़ा सा उसको भी जान लीजिए। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर और अनुच्छेद 11 तक में इस नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। जब हम
इन प्रावधानों को देखते हैं, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक मैं अभी आपको करा रहा हूं ये ओनली फॉर पीटी है ना, इसलिए प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही यहाँ करी जाएगी। जो मेंस से रिलेटेड इसमें बातें होती हैं, जैसे अभी इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मेंस से लेकर वो है एनआरसी और सीए, यही इसको लेकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एनआरसी और सीए का एक अलग टॉपिक आपको मिलेगा, एक अलग आपको क्लासेस मिलेगी जिसमें केवल एनआरसी और सीए का डिस्कशन ही होगा, क्योंकि वो एक कंप्लीट टॉपिक है और उसको सब्सिडरी टॉपिक के साथ लेकर नहीं चल सकते। इसलिए एनआरसी और सीए पर एक अलग से आपको एपिसोड जो है वो मिलेगा और आप उसमें आसानी से एनआरसी को समझ पाएंगे, सीए को समझ पाएंगे, क्योंकि एनआरसी और सीए जो है वो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट बना हुआ है। तो इससे रिलेटेड जो मेंस के क्वेश्चन होंगे वो आमतौर पर इसी से बनेंगे, वो इसी से संदर्भित होंगे, इससे ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी नहीं। लेकिन प्रीलिम्स में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं जो प्रीलिम्स से संबंधित है। तो सबसे पहली बात, मैंने उतने समय से आपको ये डिस्कस किया कि नागरिकता क्या है, उसका एक परिभाषा दिया मैंने। अब भारतीय संविधान में इसके प्रावधान की बात करिएगा तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर और अनुच्छेद 11 तक में इसका उल्लेख दिखाई पड़ता है। अब भारत में कैसे नागरिकता मिलती है, उसकी क्या व्यवस्था है, ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो थोड़ा सा लिखिएगा हेडिंग बना के कि भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान लिखिएगा नीचे पॉइंट बना के। देखिएगा 26 नवंबर 1949 को, लिखना नहीं है सुन लो, 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर लागू हुआ और आंशिक रूप से उसी दिन हमारा ये संविधान लागू भी हो गया, इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। तो जब इसका कार्यान्वयन किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो आप देखिएगा कि यह उसी दिन यानी 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता संबंधी जो प्रावधान था वो उसी दिन लागू कर दिया गया, वह उसी दिन लागू हो गया। उसके पहले भारत में नागरिकता जैसी कोई प्रावधान नहीं था, नागरिकता जैसी कोई अवधारणा नहीं थी। हम सब ब्रिटिश राजा या रानी या ब्रिटिश राजतंत्र के, ब्रिटिश शासन के हम प्रजा थे, है ना, हमारी अपनी कोई नागरिकता नहीं थी। लेकिन 26 नवंबर 1949 से हम भारतीय संघ के नागरिक बन गए, भारतीय संघ के सिटीजन हो गए। तो नीचे पॉइंट बनाइएगा और लिखिएगा कि देश में रहने वाले सभी नागरिक जो जन्म से भारत में हों, या माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से वो भारत में रह रहे हैं।
यहाँ संविधान लागू होने की जो तिथि है वो तिथि है 26 नवंबर 1949। ये ध्यान रखिएगा, संविधान लागू होने की तिथि से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, यानी वैसा नागरिक जिसका जन्म इस देश में हुआ हो, जिसके माता पिता का जन्म इस देश में हुआ हो, या उसका वह इस देश में 26 नवंबर 1949 से 5 वर्ष पहले से इस देश में निवास कर रहा हो, उसे भारतीय संघ का नागरिक माना जाएगा, उसे इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। दूसरा पॉइंट, ऐसा नागरिक या ऐसा व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के पहले, ऐसा व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत की ओर प्रवासन कर गया हो, ऐसा व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत की ओर प्रवासन कर गया हो, यानी वह पाकिस्तान से भारत आ गया हो। डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1948। हो गया। नेक्स्ट, अब इसमें और भी कई संशोधन हुए हैं, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, वो इम्पोर्टेंट है भी नहीं, हमारे लिए वो जरूरी है भी नहीं, लेकिन खैर आगे लिखिएगा। तीसरा पॉइंट, विश्व के किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति, विश्व के किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति यदि उसके पिछले 3 पीढ़ियों में से, यदि उसके पिछले 3 पीढ़ियों में से कोई एक भारतीय हो, है ना, तो वह भी चाहे तो आसानी से भारत की नागरिकता उसको मिल सकती है। तो ये कुछ प्रमुख प्रोविजन है, ये कुछ प्रमुख अवधारणा है। अब भारत में नागरिकता प्राप्ति के कुछ तरीके, कैसे नागरिकता को प्राप्त किया जाएगा। अब जैसे मान लो कि जैसे हम ही हैं, आप ही हो, आप लोगों को या हम लोगों को कैसे नागरिकता मिल गया, उसका कुछ आधार होगा, किसी आधार पे हम लोगों को सिटीजनशिप मिल गया और हम आज गर्व के साथ कहते हैं कि हम इस भारत के नागरिक हैं। तो भाई इसका कोई बेस होगा, या वह व्यक्ति जो आज अमेरिका में, इजराइल में, पाकिस्तान में, इराक में, ब्रिटेन में कहीं भी रह रहा हो, और यदि वह ये चाहता है कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले, तो फिर उसके लिए उसका क्या तरीका होगा, क्योंकि कोई तो ऐसी व्यवस्था होगी जो नागरिकता देती होगी। तो भारत में नागरिकता प्राप्ति के कुछ तरीके बताए गए हैं। एक एक्ट आया था, नागरिकता अधिनियम 1955, और अभी हाल ही में आप देखिएगा उसमें कई बार संशोधन हुआ है उस नागरिकता अधिनियम में, और अब की बार फिर संशोधन हुआ एनआरसी और सीएए को लेकर। तो नागरिकता अधिनियम 1955 जो नागरिकता प्राप्ति के तरीके बताता है, जो नागरिकता प्राप्ति के रास्ते तय करता है, जब आप उन रास्तों को देखते हैं तो मुख्य रूप से 5 तरीके जो है वो बताता है कि जिसके माध्यम से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो लिखिएगा कि नागरिकता प्राप्ति के तरीके, नागरिकता प्राप्ति के तरीके। देखिए लिखेगा नीचे कि नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा
नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा भारत में नागरिकता प्राप्ति के 5 तरीके स्पष्ट किए गए हैं। 5 तरीके स्पष्ट किए गए हैं। पहला, जन्म से। दूसरा, वंश से। तीसरा, पंजीकरण के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन जिसको कहते हो, देशीयकरण के माध्यम से, देशीकरण भी। और चौथा होगा। और पांचवा, किसी क्षेत्र का भारत में विलय। ये 5 ऐसे तरीके हैं जो नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्ति के तरीके स्पष्ट करते हैं। ये 5 तरीके हैं। एक, जन्म से, यानी यदि कोई व्यक्ति जन्म लेता है इस भारत भूमि पर तो वह जन्म से ही इस देश का नागरिक होगा। जैसे हम सब लोगों को जो नागरिकता मिली हुई है वो जन्म से नागरिकता मिली हुई है, और जन्म से हम इस देश के नागरिक हैं, क्योंकि हमारे माता पिता भी यहाँ के नागरिक रहे हैं, उनके माता पिता भी यहाँ के नागरिक रहे हैं। इसलिए हम लोगों को जो नागरिकता मिलती है वो बाय बर्थ मिलती है। एक है वंश के माध्यम से। जैसे अभी मैंने आपको एक चीज लिखाई थी कि वह व्यक्ति जो विदेशों में रहता है और जिसकी 3 पीढ़ी में से कोई एक भारतीय हो, है ना, तो यहाँ क्या है, वंश के माध्यम से क्लियर हो रहा है। उसका एक वंश है जो नागरिकता लेना चाहता है ना। जो कभी भारत का नागरिक, उसकी 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी पहले कभी कोई ऐसा रहा होगा जो भारत का नागरिक रहा होगा, और उसके बाद अब जो एक पीढ़ी आई है जो नागरिक बनना चाहती है ना, तो उसको जो नागरिकता मिलेगी वो वंश के माध्यम से नागरिकता मिलेगी। पंजीकरण जानते हो, रजिस्ट्रेशन के द्वारा आपको नागरिकता मिलती है। देशीयकरण, ये भी इसी तरह का कुछ चीज है। और एक है किसी क्षेत्र का भारत में विलय। क्षेत्र का भारत में विलय का मतलब ये होता है कि मान लिया जाए कि कोई क्षेत्र भारतीय क्षेत्र में मिल जाता है। जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि बांग्लादेश के कुछ गांव को हमने ले लिया और हमारा कुछ गांव जो है वो बांग्लादेश को दे दिया। ऐसा सुना होगा आपने। तो जब उन गांवों को हमने अपने क्षेत्र में मिलाया तो उस गांव में अगर कोई रहता है, उस गांव के कोई वासी हैं, तो अब वो कहाँ के नागरिक होंगे? इस देश के नागरिक होंगे, और स्वाभाविक रूप से उनको इस देश की नागरिकता मिल जाएगी। ऐसे ही मान लो कोई युद्ध हुआ, और जैसे मान लो हमने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान का काम तमाम कर दिया और पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में मिला लिया, तो पाकिस्तान के जो नागरिक होंगे वो किस देश के नागरिक होंगे? अब हमारे देश के नागरिक होंगे, क्योंकि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर युद्ध के द्वारा विजित कर लिया जाए या किसी संधि के द्वारा किसी क्षेत्र का हस्तगन कर लिया जाए, तो उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिक जिनका हस्तगन किया गया है, जिनका स्थानांतरण किया गया है, जिनके भौगोलिक सीमाओं को परिवर्तित किया जा रहा है, तो उसके बाद उसका नागरिकता का प्रोविजन भारत का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से भारत में नागरिकता दी जाती है। ये पीटी में प्रश्न पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। चलिए अगला हेडिंग बनाइए, नागरिकता समाप्ति के तरीके। नागरिकता को समाप्त कैसे किया जा सकता है?
समाप्ति के क्या तरीके हैं? तो अगर नागरिकता समाप्ति की बात किया जाए तो उसमें पहला होता है स्वैच्छिक त्याग। मान लो कि मैं आज घोषणा कर दूं कि आज से मैं भारत का नागरिक नहीं, अब मैं अमेरिका का नागरिक हूं, तो आज से स्वयमेव हमारी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। यानी मैं इसको अगर ऑफिशियली एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से इस बात का डिक्लेरेशन कर दूं, घोषणा कर दूं कि मैं अब इस देश का नागरिक नहीं रहा, तो उस दिन से मेरी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त। ये क्या है? स्वैच्छिक त्याग। हमने अपनी इच्छा से छोड़ा। क्यों छोड़ा वो अलग बात है। कोई किसी को वह देश अच्छा लग रहा होगा, किसी को वहाँ का कल्चर अच्छा लग रहा होगा, है ना। आजकल के युवाओं को ज्यादा अच्छा लगता है वो सब कल्चर, तो इसलिए बहुत लोग यहाँ से भाग भी रहा है। लेकिन खैर, अभी भी इंडिया इस विश्व का सबसे खूबसूरत देश है। और क्या ना, वो कहावत कही जाती है भोजपुरी में कि दूर के ढोल सुहावन होला, है ना। तो दूर का जो ढोल होता है वो सुहावना लगता है, नजदीक जाने पे वो कर्कश आवाज सुनाई पड़ने लगता है ना। नजदीक जाने पे लगता है कि बंद करो उसको, लेकिन दूर से लगता है कि बजता रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो यही स्थिति है। जब उन देशों में जाते हैं तब पता चलता है कि उनके यहाँ क्या समस्या है। यहाँ से देखने पे तो लगता है कि हमारे यहाँ ही केवल समस्या है, बाकी लोग तो समस्या मुक्त है ना। तो ऐसा कुछ है नहीं। तरह तरह की हर जगह समस्याएं हैं और हर लोग परेशान हैं। चलिए, तो ये है स्वैच्छिक त्याग। इसलिए अगर आप में से भी कोई सोच रहा हो तो पता नहीं, लेकिन मुझे भी, मैं भारतीय सभ्यता के उस कट्टर समर्थकों में एक हूं। और कहना है कि भाई, अगर अभी भी मेरा यही मानना है कि विश्व में शायद इतना खूबसूरत देश कोई नहीं। अब खूबसूरती का अलग अलग पैमाना है, अलग अलग सोचने के तरीके हैं, कोई क्या सोचता है। तो ये है स्वैच्छिक त्याग, हम अपनी इच्छा से उसको त्याग दें, है ना। दूसरा, प्रवसन द्वारा। है ना, प्रवसन द्वारा। प्रवसन द्वारा का क्या मतलब है कि हम प्रवास कर जाएं, है ना, और जाकर बिना किसी सूचना के हम वहां जाकर रहे हैं, तो कुछ दिन के बाद भी हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, कुछ दिन के बाद हमारी नागरिकता खत्म हो जाएगी। कपट साबित होने पर, छल कर दिए इस देश के साथ, है ना, कपट साबित होने। अब मान लो कि तुम अपने देश की सूचना किसी को दे रहे हो दूसरे देशों के साथ, तो ये क्या है? देशद्रोही है, ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को रखने से कोई फायदा नहीं है। आपने नाम सुना होगा, भारतीय सभ्यता में एक व्यक्ति का नाम है विभीषण। राम जी के साथ थे विभीषण। राम हम सबके बहुत आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। राम ने जब रावण पे आक्रमण किया तो भगवान राम को लंका की अंदरूनी ताकत के बारे में उतना ज्ञान नहीं था। कोई क्या जानेगा? बाहरी व्यक्ति कोई कैसे जान पाएगा कि भाई अगले व्यक्ति के पास क्या है। हाँ, इतना जरूर था कि शक्तिशाली राजा है, लेकिन क्या है नहीं है, अब ताकत कैसी है, ये सब नहीं पता था। तो विभीषण राम जी का भक्त था और विभीषण को रावण ने तिरस्कृत करके और राज दरबार से निकाल दिया। विभीषण आ गया राम के दरबार में। तो पक्ष तो उसका सही था, वो राम जी के साथ था, सत्य के पक्ष में लड़ाई लड़ा। लेकिन आज के भी देश में विभीषण की कहीं पूजा वगैरह होती नहीं, है ना। विभीषण को आज भी गांव में, समाज में विभीषण नाम को बहुत आदर से नहीं लिया जाता है।
उसको घर भेदी ही कहा जाता है। तो कहते हैं ना कि एक मुहावरा कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए, तो ये किस पर है? विभीषण पर है। तो वही बात है, कपट साबित होने पर अगर इस देश का विभीषण जो बनेगा, उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उस देश में रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए उसकी नागरिकता भी समाप्त हो जाती है, उसकी नागरिकता भी खत्म हो जाती है ना। एक है, यदि कोई महिला किसी विदेशी से शादी कर लेती है, बड़ा महत्वपूर्ण बात है, समझना इसको। कोई महिला यदि विदेशी से शादी कर लेती है, जैसे सानिया मिर्जा ने किया, प्रियंका चोपड़ा ने किया, तो इन लोगों की इस देश की नागरिकता खत्म हो गई, देश की नागरिकता समाप्त हो गई। अब तुम कहोगे कि तब फिर ये लोग इस देश में रहते कैसे? तो रहते हैं, उसके कई प्रोविजंस होते हैं। जैसे आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, अक्षय कुमार का, अभी भी उनको इस देश की नागरिकता नहीं है ना, अभी भी उनको इस देश की नागरिकता नहीं मिली हुई है। ये अलग बात है कि वो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कर लेते हैं, है ना, लेकिन उनको इस देश की नागरिकता नहीं मिली है। तो लेकिन रहते हैं इस देश में, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, इस देश में आय अर्जित करते हैं। तो उसके लिए होता है बिजनेस वीजा, होता है टूरिस्ट वीजा, होता है, तरह तरह के वीजा के प्रकार होते हैं, है ना, और उस आधार पे आप जाकर रहते हो। जैसे बहुत सारा स्टूडेंट भी दूसरे देशों में जाकर पढ़ते हैं, है ना, तो उसके लिए भी एक वीजा बनता है, उसके लिए स्टडी वीजा होता है, आप वहाँ जाकर और दूसरे देशों में जाकर पढ़ सकते हैं। टूरिस्ट वीजा वैसे होता है, आप दूसरे देशों में जाकर घूम सकते हो, और वैसे ही बिजनेस करने के लिए भी होता है कि भाई आप जाओ वहाँ रहो। तो इस तरह से ये लोग ऐसे ही रह सकते हैं, दूसरा कोई प्रोविजन नहीं है, दूसरा कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात इम्पोर्टेंट है, अगर कोई भारत का पुरुष किसी विदेशी महिला से शादी कर ले तब क्या होगा? यहाँ तो ये लिखा है कि महिला द्वारा विदेशी से शादी कर लेने पर, यानी कोई भारत की महिला अगर कोई विदेशी पुरुष से शादी कर लेती है तब तो ये कंडीशन है, अगर भारत की नागरिकता प्राप्त अगर पुरुष किसी विदेशी महिला से शादी कर ले तब क्या होगा? तो वो महिला को स्वयं वो भारत की नागरिकता मिल जाएगी, है ना। उस महिला को, जिस महिला से वो शादी करेगा, उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। चलिए, और चार हो पांच, एक पांचवा पॉइंट है जो इसी से जुड़ा हुआ है, इसी से इंटरलिंक है, वो कि 7 वर्ष तक बिना सूचना के बाहर, है ना, बिना गृह मंत्रालय को सूचित किए, बिना होम मिनिस्ट्री को सूचित किए, यदि आप देश से बाहर रहते हैं और वो भी कितने दिनों तक, 7 वर्षों तक, तो उस स्थिति में आपको लापता मान लिया जाएगा और आपको इस देश की नागरिकता जो है वो समाप्त कर दी जाएगी, इस देश की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। तो कुल मिला के ये नागरिकता समाप्ति के कुछ तरीके हैं, ठीक है। अब देखो, यही सब प्रश्न बनता है, नागरिकता प्राप्ति के तरीके क्या क्या हैं, नागरिकता समाप्ति के तरीके क्या क्या हैं। आप प्रीलिम्स का एग्जाम जब दीजिएगा या आप घटना चक्र वाले क्वेश्चन बैंक को ओपन करिए, खोलिए, आपको खुद उसमें ये सारा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और उसमें आसानी से ये सारे प्रश्न आपके सॉल्व भी हो जाएंगे, सारे प्रश्न बन भी जाएंगे। चलिए, लिखिएगा थोड़ा सा नीचे पॉइंट बना के, थोड़ा सा उसको नोट डाउन करिएगा कि नागरिकता अधिनियम 1955 का 1986, 1992 और 2003 में, और 2003 में संशोधन किया जा चुका है।
नीचे पॉइंट बना के लिखो। 30 जून 1987 के पहले, 30 जून 1987 के पहले भारत में जन्मा हर व्यक्ति, भारत में जन्मा हर व्यक्ति भारत का नागरिक होता था। किंतु 1 जुलाई 1987 से 1 जुलाई 1987 से भारत में जन्मा तथा माता पिता में से किसी एक का, माता पिता में से किसी एक का भारतीय होना नागरिकता के लिए आवश्यक हो गया। 30 जून 1987 के पहले माता पिता में से कोई भारतीय हो न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यदि वह बच्चा इस भारत में जन्म लिया है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा प्रोविजन था। लेकिन 1 जुलाई 1987 से यह प्रोविजन बदल गया। आप भारत में बच्चा जन्म ले, यह तो एक शर्त रहेगा ही रहेगा, साथ में यह भी शर्त होना चाहिए, इस शर्त की भी पूर्ति होनी चाहिए कि जो बच्चा जन्म लिया है उस जन्म लिए बच्चे के माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तभी जाके उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय नागरिकों की संतान, भारतीय नागरिकों की संतान भारत से बाहर जन्म लेने पर भी, भारत से बाहर जन्म लेने पर भी भारतीय नागरिक होगी, भारतीय नागरिक होगी। किंतु 1992 से पहले सिर्फ पिता के भारतीय होने, सिर्फ पिता के भारतीय होने पर नागरिकता मिलती थी। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में 5 साल, भारत में 5 साल रहने के बाद कोई भी व्यक्ति नागरिकता का आवेदन कर सकता है। ये रहा आपका नागरिकता चैप्टर जो समाप्त होता है। नागरिकता चैप्टर खत्म। आप घटना चक्र के किताब से नागरिकता चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उसको बनाने का प्रयास करिएगा। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगर किसी में कोई समस्या होगी तो आप हमसे जरूर संपर्क कर लीजिएगा, उसका निदान निकाल दिया जाएगा। कल से फंडामेंटल राइट की शुरुआत होगी। फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, मूल अधिकार, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण विषय है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।